हेलो पीपल, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन किन किन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल है? सो इट इज एप्लीकेबल ऑन गेन और लॉस जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी कैपिटल एसेट को अगर आप सेल करते हो और उस सेल से होने वाले गेन या लॉस, वो कहाँ पे टैक्स, उनके ऊपर कहाँ पे टैक्स चार्ज होगा? इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये कैपिटल एसेट क्या होता है? तो समझना, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया है इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, जो बोलता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, ठीक है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कोई चीज प्रॉपर्टी कब कहलाती है? जब उनके पास उस चीज के ऊपर ओनरशिप होता है। ठीक है, अगर एक एसएससी का किसी भी चीज के ऊपर ओनरशिप है तो वो उसे क्या, उसके लिए वो क्या हो गया? प्रॉपर्टी। ठीक है ना, भले ही वो उसके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कैपिटल एसेट। सर, ऐसे तो बहुत सारे चीज है जिसपे एक एसएससी का ओनरशिप होता है। फॉर एग्जांपल, उसके फर्नीचर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, इनफैक्ट उनके शूज, शर्ट्स, तो ये क्या सबके ऊपर उनका ओनरशिप होता है? तो क्या ये सबके सब के कैपिटल एसेट है? और मैं कल अगर इनको बेचता हूँ तो क्या मुझे उसके ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ेगा? नहीं। लॉ मेकर ने 5 चीजों को डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया है ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है ना, अगर आप इन 5 चीज को बेचते हो तो आपको इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं अब कि ये 5 चीजें क्या क्या है। पर उसके पहले डेफिनेशन में ना एक और लाइन एडेड है। क्या है वो? कि एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एन एफआईआई which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the SEBI Act 1992। क्या बोल रहा है ये? कि एनी सिक्योरिटीज। अब जनरली सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? शेयर्स, सॉरी, शेयर्स, ठीक है ना, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। ठीक है, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय होम? बाय एन एफआईआई। ये एफआई कौन होता है सर? ये एफआई का मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कौन है ये? ये वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं पर वो इंडियन कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी एफआईआई जिनके पास में इंडियन कंपनी का सिक्योरिटीज है, अगर वो उसे सेल करता है तो उस सेल से गेन या लॉस कहाँ पे टैक्स हो जाएंगे? इट विल बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि इस डेफिनेशन से कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड है। सबसे पहला, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब जो स्टॉक इन ट्रेड्स या रॉ मटेरियल्स है, देखो इन स्टॉक इन ट्रेड या रॉ मटेरियल्स जो बिजनेस वगैरह में होता है, अगर आप उनको सेल करते हो तो उस सेल से जो इनकम आता है वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। तो आप ऑलरेडी पीजीबीपी में उसमें टैक्स दे ही रहे हो, तो वापस से कैपिटल गेन में क्यों टैक्स लगना है? कि नहीं है? इसीलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, सेकंड थिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी held by held for personal use of taxpayer or for any member of his family depend upon him। क्या बोल रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सको। फॉर एग्जांपल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, एसी, शूज, शर्ट्स, वॉचेस, जो भी होता है ना, ये वो सब। अब ये सब किस चीजों के लिए होना चाहिए? इट विल बी फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द टैक्स पेयर या फिर उनके फैमिली मेंबर। ठीक है ना,
किसके किसके पर्सनल यूज? टैक्स पेयर और उनके फैमिली मेंबर के लिए अगर यूज कर रहे हो आप और वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है और उसको सेल करने पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ओके, पर लॉ मेकर ने ना 5 चीजों को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। ये 5 चीजें क्या है समझना। सबसे पहला ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसका मतलब क्या है कि ये 5 चीजों को भले ही टैक्स पेयर या उनके फैमिली पर्सनल यूज के लिए रखे हो और ये सब मूवेबल भी है, बट स्टिल इनको अगर आप सेल करते हो ना तो ये कैपिटल एसेट कहलाया जाता है और इनके ऊपर जो गेन या लॉस होता है वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो ज्वेलरी है ना, टिल 1972 तक इसको अगर आप सेल करते थे ना तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एसएससी के पास में 2 लाख का ज्वेलरी हो, अगर वो उसको सेल कर दे और उसको सेल करने पे कोई भी गेन हो ना तो उसमें टैक्स नहीं लगता था टिल 1972। पता है, पर फिर लोगों ने पता है क्या करने लग गया, इन्होंने ना टैक्स प्लानिंग करने लग गया। इन्होंने अब अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको जरिया मिल गया। इन लोग क्या करते थे, एक ज्वेलरी दिखाते थे अपने बुक्स पे, ज्वेलरी का कॉस्ट दिखाते थे 2 lakhs। ठीक है ना। अब इसको सेल किया दिखाते थे 20 lakhs। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा 20 lakhs को ना बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे। अब देखो ये जो 18 lakhs का गेन हुआ इसके ऊपर तो क्या हुआ, कोई भी टैक्स नहीं लगा। ठीक है ना, टैक्स तो लगा नहीं इसके ऊपर में। और ये पूरा का पूरा जो 20 लाख रुपया है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको व्हाइट मनी कर देते, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते थे। और ये सब ना कोई एक्चुअल सेल वगैरह नहीं होता रहा, ये सब बोगस सेल दिखाते थे, झूठा सेल, जबरदस्ती का। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी हुआ करता था, अब उसको उनको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना था तो ये सबसे आसान जरिया था। इनकम टैक्स ऑफिसर को जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि लॉ ऐसा बोल के रखा था कि अगर आप ज्वेलरी सेल करते हो तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लस वो आप पर्सनल यूज के लिए रखे हो तो वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर है, और उसको अगर आप उसको सेल करते हो तो जो भी इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स लगना नहीं है। पर 1973 फाइनेंस एक्ट 1973 ने अपने डेफिनेशन में, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में अमेंडमेंट लाया। उसने क्या किया कि अपना ये जो ज्वेलरी है ना इसको डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट में इंक्लूड कर दिया। तो उससे हुआ क्या, ये जो बोगस सेल प्लानिंग था ना ये सब खत्म हो गया। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ ज्वेलरी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी भी तो इतने सारे प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सब के साथ भी तो टैक्स प्लानिंग कर सकता है। देखो क्या है, इन जनरल आप इन सब के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप एक बार अगर आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कुछ भी फर्नीचर वगैरह के बाद खरीद के लेके आ जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ना सेकेंड हैंड में गिनती आ जाता है। वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वो आपका सेकेंड हैंड यूज में गिनती आ जाता है, और उसको आप अगर फ्यूचर में सेल करते हो ना तो कभी भी उसका प्राइस आपको कॉस्ट से ऊपर नहीं मिलेगा। राइट, उसको हमेशा कॉस्ट से नीचे ही प्राइस मिलेगा, तो इसलिए आप उसके ऊपर टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते थे। पर ज्वेलरी एक ऐसा चीज था ना जिसमें होता क्या है कि वक्त के हिसाब से उसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता था। इसलिए लोग क्या करते थे, इस चीज का फायदा उठा के ना टैक्स प्लानिंग करते थे और अपना एंटायर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। ठीक है ना। तो 1973 का जो फाइनेंस एक्ट का बिल आया था उसमें इस डेफिनेशन को कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को अमेंडमेंट किया गया और उसको ज्वेलरी भी उसमें ऐड किया गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि ज्वेलरी का मतलब क्या होता है। ज्वेलरी का मतलब होता है कि ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। ठीक है। और एनी एलॉय containing one or more of such precious metals
whether or not containing any precious or semi-precious metals, or whether or not worked on or swan into any wearing apparels। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार का सोना, चांदी, प्लेटिनम या कोई भी प्रीशियस मेटल है, अगर उसके कोई भी आप एक ज्वेलरी बनाते हो, या फिर आप जैसे कि मेरा एक कुर्सी है, वो कुर्सी के ऊपर मैंने एक बड़ा सा हीरा जड़ दिया, ठीक है ना, तो वो हीरा जड़ते ही वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट मेरे लिए, ठीक है ना। तो इस तरीका का जो भी चीज अगर आपके पास में है, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, ज्वेलरी के डेफिनेशन में इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ना दो कंफ्यूजन है, समझना यहाँ पे क्या क्या है वो। गोल्ड यूटेंसिल्स, सोने से बने हुए बर्तन, लाइक थाली, बाटी, चम्मच वगैरह, या फिर सिल्वर बार्स या सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर बार्स मतलब वही सोने और चांदी के वो ईंटे बोलते हैं ना हम लोग, जो जनरली धनतेरस या कोई भी होता है ना, लक्ष्मी पूजा सब जो खरीदते हैं जनरली, या फिर सिल्वर कॉइन्स वगैरह। तो ये सब चीज ना, इन सब चीज ज्वेलरी का डेफिनेशन में आता है। और अगर आप इन सब चीजों को अगर आप बेचते हो ना, तो इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ज्वेलरी के डेफिनेशन से ना एक चीज को एक्सक्लूड किया गया है, पता है क्या है? वो है सिल्वर यूटेंसिल्स। अगर चांदी के बर्तन यानी चांदी के चम्मच, थाली, बाटी, ग्लास, अगर आप इन सब चीजों को सेल करते हो, तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस पर्सनल यूज प्रॉपर्टी माना जाता है। और उसको उसको बेचने पर जो भी गेन या लॉस होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो देखना यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिल्वर यूटेंसिल्स ज्वेलरी होता है कि नहीं होता है। तो सिल्वर यूटेंसिल्स को एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा थर्ड एक्सक्लूजन क्या था? स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स और स्पेसिफाइड बियर बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो इनके सेल करने पे भी आपको कोई टैक्स देने का दरकार नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ठीक है ना। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, पर वो एग्रीकल्चर लैंड कौन सा वाला होना पड़ेगा? रूरल वाला, ठीक है ना, अर्बन वाला नहीं। अगर आपके पास में रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और उससे अगर आप सेल करते हो ना, तो उस सेल पे जो भी गेन होगा, उस गेन पे ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इट विल बी नॉट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ये रूरल रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता क्या है, और कैसे पता चलेगा कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है? देखो, लॉ मेकर ने ना स्पेसिफिकली बता दिया है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या क्या होता है, ठीक है। जो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, उसको छोड़ के जितने भी लैंड है ना, सब रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अच्छा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैसे पता चलेगा? देखो, डेफिनेशन क्या बोला है कि लिमिट्स ऑफ अ म्युनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है ना, एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। ये म्युनिसिपलिटी क्या होता है? वही हमारा नगर निगम वगैरह, है ना, म्युनिसिपलिटी बोर्ड जो हम लोग बोलते हैं, म्युनिसिपलिटी बोर्ड, ठीक है ना। या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड। ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? देखो, कितने बहुत इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे लाइक जो हमारा मिलिट्री या डिफेंस का ना बेस बना हुआ है ना। ऐसे बहुत सारे इंडिया में जगह है जहाँ पे मिलिट्री या डिफेंस का प्रॉपर बेस बना हुआ है, ठीक है ना। और वो सब एरिया बेसिकली ऑक्युपाइड डिफेंस के तरफ से है। और वो सब एरिया को जो भी आसपास के एरिया है ना, उनको मैनेज ही डिफेंस या मिलिट्री लोग करते हैं, ठीक है। तो में उस एरिया के आसपास में जो भी सिविलियंस लोग रहते हैं ना, वो सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल किसके अंदर आ जाता है? इस इस कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में, ठीक है ना। अब होता क्या है कि पकड़ लो कोई भी जमीन का विवाद हुआ, कुछ भी हुआ, तो वहां पे ना कोई स्पेसिफिकली म्युनिसिपलिटी बोर्ड नहीं होता, वहां पे यही कैंटोनमेंट बोर्ड होता है जो इन सब चीज का शॉर्ट आउट सॉल्यूशंस वगैरह देता है, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया में टोटल कितने कैंटोनमेंट बोर्ड है? 62। ओके। अच्छा, अब होता क्या है, देखो कि
अगर आपका म्यूनिसिपलिटी हाउस है, ठीक है ना, ये म्यूनिसिपलिटी हाउस के 2 किलोमीटर तक, ठीक है ना, एरियल बता रहा हूँ, हाँ, बाय रोड नहीं, एरियल, बाय एरियल, अगर आपका इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड से 2 किलोमीटर तक का रेंज में जितने भी जमीन है या जितने भी लैंड है, वो सब क्या कहलाएंगे? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। प्रोवाइडेड एक और कंडीशन इसमें कि ये जो म्यूनिसिपलिटी जिस एरिया में है ना, उस एरिया का पॉपुलेशन मोर देन 10,000 होना पड़ेगा, बट लेस देन और इक्वल टू 1 लाख होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका म्यूनिसिपलिटी ऐसे जगह पे है जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, तो उस म्यूनिसिपलिटी बोर्ड के आस बाई इन एरियल का, ठीक है ना, बाई एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक जितने भी जगह है ना, जो भी प्रॉपर्टी है, वो क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा जितने भी प्रॉपर्टी है ना, वो सब क्या हो जाएंगे? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। सिमिलरली ये जो 2 किलोमीटर और जो पॉपुलेशन का ग्राफ चेंज हो जाएगा अगर आपका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है, तो जो म्यूनिसिपलिटी बोर्ड है ना, उसके कितने किलोमीटर तक? 6 किलोमीटर तक। अगर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में जितने भी प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएंगे? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और उसके बाहर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। ओके, और सिमिलरली क्या है, लास्ट वाला क्या बोला है? अगर आपका पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ज्यादा है, तो इस बोर्ड के 8 किलोमीटर तक बाई एरियल डिस्टेंस, हाँ, 8 किलोमीटर तक जितने भी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगे? आपके अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और उसके अलावा सब रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कौन कौन से हमारे कैपिटल एसेट होंगे, लाइक बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी, कंप्यूटर्स। अगर ये व्हीकल्स, मशीनरी या फिर ये कंप्यूटर अगर आप पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करते हो, तो और बिजनेस यूज के लिए कर रहे हो, तो इसको सेल करने पे आपको क्या देना पड़ेगा? कैपिटल गेन, ठीक है। और एक्सक्लूजन में क्या क्या गया? रॉ मटेरियल्स, मैंने आपको बताई थी, पीजीपी में टैक्सेबल होता है, पेपर्स, वर्कर्स, इन लोग सब, ठीक है।